नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हुसैन आप सबका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है AMU स्टूडियोज के एपिसोड। और आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो सवाल आप ही लोग के हैं, वो मेरे नहीं है। मेरे सवाल बहुत पहले, कई सालों पहले खत्म हो चुके थे। जब मैंने मुंबई लखनऊ मुंबई के बारे में सोचा था, बहुत डीपली जाके मैंने सोचा था कि आखिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या वजूद है, इसका आगे फ्यूचर क्या है, और क्या मैं सर्वाइवल स्टेज पे आके अपने परिवार को पाल सकता हूं, क्या मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूं। इन सारे सवालों के जवाब मैं ऑलरेडी अपने दिमाग में सोच के उन सबको खत्म कर चुका हूं। लेकिन आप में से बहुत सारे रोज कोई ना कोई एक मैसेज तो ये आ ही जाता है कि वो मुझसे ये पूछता है कि क्या मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूं, मेरी ये आवाज सुन लीजिए। ठीक है ना, कई सारे सवाल हैं, उसके धीमे धीमे मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में आता है, वो जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 1, सर मैं वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, पर आप क्या ये दिमाग में आपके चल रहा है कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, क्या आप डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल का जवाब दीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट के बीच का एक डिफरेंस पता होगा? बहुत सारे लोग मूवीज देखते हैं, साउथ की मूवीज, इंग्लिश मूवीज, हिंदी मूवीज, जिसमें रीडब होता है सारी चीजें। और वो जो रीडब होता है वो कैरेक्टराइजेशन होता है। कभी कोई डेडपूल बन जाता है, कभी वो सुपरमैन बन जाता है, कभी स्पाइडरमैन बन जाता है, कभी वो बाहुबली वाला कटप्पा बन जाता है या बाहुबली बन जाता है। साउंड अलग अलग सारी चीजें होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डब करना। डब करने का मतलब ये होता है कि एक मूवी बनी, एक एड बना, एक प्रोग्राम बना जो इंग्लिश में बना, मान लीजिए, या फ्रेंच में बना, या तेलुगु में बना, या तमिल में बना, जिसको आप लोग अपने चैनलों पे अपनी कंफर्ट लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं। कंफर्ट लैंग्वेज क्या हुई? कंफर्ट लैंग्वेज वो, यानी कि आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जो लैंग्वेज जो यूज होती है वो हिंदी होती है। ठीक है ना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात बताऊं यूं कि अहमदाबाद में आप, तो अहमदाबाद में भी हिंदी कंफर्टेबली लोग यूज करते हैं, बट गुजराती भी होती है। तो अगर वहां पे कोई एक ऐड बनता है जो उस रीजन में चलेगा, मान लो कि अहमदाबाद में चलेगा, गुजरात में चलेगा, तो वो गुजराती में भी डब होगा। हाँ, उसकी रीच कम होती है। अब बहुत सारी चीजों में आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, आपने बाहुबली देखी होगी, आपने RRR देखी होगी, वो रीडब हुई है अलग अलग लैंग्वेजेस में। वो सिर्फ हिंदी में ही रीडब नहीं हुई है, वो तेलुगु में भी हुई है, वो तमिल में भी हुई है, वो कन्नड़ा में भी हुई है, वो इंग्लिश में भी हुई है, वो अदर लैंग्वेजेस में भी डब हुई है। ठीक है ना। ये देखा जाता है कि डबिंग आर्टिस्ट क्या काम करता है। ठीक है, डबिंग आर्टिस्ट, मैं आपको इसका एक स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि डबिंग आर्टिस्ट क्या काम होता है, उसका रोल कहां पे आता है, डबिंग आर्टिस्ट कहां पे यूज होता है। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एक मूवी बनी जो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे KGF बनी थी। ठीक है ना। KGF में अलग अलग कैरेक्टर थे, तो जो कन्नड़ा लैंग्वेज में बनी थी, बेंगलोर में उसकी शूट हुई, यानी बेंगलोर से उसका ताल्लुक था, बेंगलुरु से, और वो कन्नड़ा लैंग्वेज में बनी। बट वो मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में और अदर जगहों पे क्यों चल गई? क्योंकि उसकी जो एक रीजन उसकी जो एक लैंग्वेज थी, जो कंफर्टेबल लैंग्वेज जिसको आसानी से समझा जा सके, वो हिंदी में उसको डब कर दिया गया। और हिंदी में भी डब नहीं किया गया, उसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज में डब किया गया। हिंदी में तो डब नहीं कर सकते उसको, हिंदी तो इतनी टफ लैंग्वेज है कि अगर आप बोलने जाएं तो आपकी जबान टेढ़ी हो जाएगी और आप हिंदी ठीक से बोल नहीं पाएंगे। हम और आप जो बोलते हैं वो हिंदुस्तानी बोलते हैं, तो उसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज में डब किया गया जो इजीली लोग समझ सके। हिंदुस्तानी लैंग्वेज में 3 लैंग्वेजेस मिलके बनती हैं। पहली, हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स, दूसरे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स, तीसरे उर्दू के बहुत सारे से ज्यादा वर्ड्स। जो ज्यादा भी मैंने अभी लफ्ज लिया वो भी उर्दू का ही लफ्ज है। ठीक है ना। हिंदी में अगर बोलेंगे तो अत्यधिक बोलेंगे उस चीज तो ये लैंग्वेज यूज नहीं होती है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये बरसों से चल रहा है। तो आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है? अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट का क्या काम होता है? वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, आप डिस्कवरी देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं, या अलग अलग लैंग्वेजेस आप TLC देखते हैं या अदर लैंग्वेज देखते हैं, जिसमें कोई कैरेक्टर के ऊपर आपकी आवाज नहीं है। कोई प्रोडक्ट की वॉइस हो सकती है, या एक बैकग्राउंड वॉइस आपकी हो सकती है, या नरेशन आप किसी चीज का कर रहे हैं। मान लीजिए आप डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, डिस्कवरी चैनल में एक
कोई एक प्रोग्राम आ रहा है, मैन वर्सेस वाइल्ड एक आ रहा है फॉर एग्जांपल के तौर पे। अब मैन वर्सेस वाइल्ड को आज के दौर में जो डब करते हैं वो संकेत मात्रे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब संकेत मात्रे उसमें दो तरीके के काम करते हैं, उसमें वॉइस ओवर भी वो कर रहा है, उसमें डबिंग भी वो कर रहा है। संकेत मात्रे बाय द वे मेरा फेवरेट है आज के डेट में, उससे पहले कोई और थे। अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट में आप कितने लोगों को जानते होंगे जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम करते हैं? बामुश्किल। देखिए, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूं, लेकिन आम आदमी नहीं जानता होगा। आम आदमी अभी भी यही सोच रहा है, जो वो फिल्म के कैरेक्टर देख रहा है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रहा है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम बेसिकली नरेशन का काम होता है, बम्पर्स का काम होता है, अलग अलग जगहों पे काम होता है। अब अगर आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है या डबिंग आर्टिस्ट बनना है, आप इस बारे में भी समझ लेते हैं। डबिंग आर्टिस्ट अगर आपको बनना है, ठीक है ना, जैसे कि मुझे क्वेश्चन आया कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, अब मैं कैटेगराइज करके इसको बांट देता हूं। अगर आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है तो एक बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि आप बिहार में बैठ के, औरंगाबाद में बैठ के, लखनऊ में बैठ के आप डबिंग आर्टिस्ट नहीं ये काम कर सकते हैं। इसका जो मेनली काम है, जो 90% काम है, जो जॉब है, वो मुंबई में है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हिंदी बेल्ट के हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इंग्लिश बेल्ट के हैं। उनका 90% जॉब जो है वो मुंबई में है, और मुंबई के समझ लीजिए कि बांद्रा से लेके बोरीवली के बीच, या अब थोड़ा बहुत मीरा रोड पे भी होने लगा है, स्टूडियोज कुछ बन गए हैं, मीरा रोड से लेके बांद्रा के बीच में ही ये सारे काम हो रहे हैं। वहीं आपको 100-150 स्टूडियोज मिल जाएंगे जहां पे सारे काम हो रहे हैं। उसमें से 4-5 स्टूडियो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, 4-5 स्टूडियो ऐसे हैं जो अंधेरी में है, अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट के आसपास, जहां पे मेनली 90% जॉब ये हो रहा है। और उसमें भी 99% ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हर जगह घूम घूम के एक ही जैसी आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि उनकी आवाजें बस चुकी हैं कानों में। वो फिल्म का भी काम कर रहे हैं, वो एड्स भी कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज भी कर रहे हैं। वही आपको 20, 25, 30 आर्टिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अगर ये काम आसाम से बैठ के करना चाह रहे हैं, अगर आप डबिंग आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो आप मत करिए, भूल जाइए इस काम को, आप नहीं कर सकते इस काम को। आपको मुंबई अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा, ऐसी जगह पे आपको जाना ही पड़ेगा जहां पे इसका मेन ओरिजिन है, जो जहां पे मेनली ये काम हो रहा है। बट अगर आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो आप इस काम को कहीं से भी कर सकते हैं। इंटरनेट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और डबिंग आर्टिस्ट के बारे में मैं अभी आके बताता हूं आपको, थोड़ा सा आगे बाद में। पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में भी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं, पहले डबिंग आर्टिस्ट के बारे में बता देता हूं। डबिंग आर्टिस्ट का काम इसलिए टफ होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये एक आदमी नहीं कर सकता इस काम को। अब जैसे मेरे पास भी काम आते हैं, मैं इसलिए कर लेता हूं क्योंकि मैं रिकॉर्डिस्ट हूं, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, मैं राइटर हूं, मैं पंचेस लिख लेता हूं, मेरे पास स्टूडियो है, और एक डबिंग के लिए कंपैटिबल स्टूडियो है। ये बात समझिएगा। अब पीछे भी आप देखें तो 2 मॉनिटर यहां लगे हैं, एक मॉनिटर मेरे अंदर वोकल रूम में लगा हुआ है। ये सब क्यों लगे हैं? इन सब के पीछे वजह है क्योंकि मैं डबिंग का काम कर लेता हूं, यहां से बैठ के भी कर लेता हूं, लेकिन आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि डबिंग जो है वो स्किल से ज्यादा टेक्निक बेस्ड काम है। टेक्निक बेस्ड काम मतलब इसमें आपको, अगर आप सही से आप काम करने जाएं, अगर आप डबिंग आर्टिस्ट का काम करने जा रहे हैं, तो आपको सिंक साउंड के बारे में पता होना चाहिए। सिंक साउंड क्या होता है? पैच वर्क होता है। इसमें लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं बोले जाते हैं, इसमें पैचेस में डायलॉग बोले जाते हैं। एक एक सांस, एक एक वर्ड तक काट काट के लगाया जाता है, और इसमें साउंड इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है। कई साउंड इंजीनियर ऐसे हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, जो मेरे जानने वाले भी हैं, और वो मुंबई में काम कर रहे हैं। उनका एक अहम इंपॉर्टेंट किरदार है इसमें, ठीक है ना। बट वॉइस ओवर का काम एक ऐसा है जो आप कहीं से, किसी जंगल में बैठ के भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास में एक रिकॉर्डिंग की डिवाइस होनी चाहिए, और आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास में होना चाहिए, जिससे बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। मैंने कार में बैठ के ये काम किया है, मैंने जंगल में बैठ के ये काम किया है, मैंने पहाड़ की चोटी पे बैठ के ये काम किया हुआ है, ठीक है ना। मैंने एक दफ़ा मुझे मेरे पास सिस्टम नहीं था, तो हुआ क्या कि फलाना साहब को एडिट नहीं करना चाह रहे थे, उनको रिवर्ब लगा के देना था। तो मैं वॉशरूम में जाके मैंने रिकॉर्ड किया था, ताकि वहां पे रिवर्ब आए, दीवारों से टकरा के रिवर्ब वापस आए। तो ये टेक्निक है। बस आपको वॉइस ओवर का काम, आपको इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि डबिंग और वॉइस ओवर आर्टिस्ट ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम अगर आप कहीं से बैठ के भी, किसी जगह से भी बैठ के आप ये काम कर सकते हैं,
नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। अब नेटवर्क एक अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन डबिंग आर्टिस्ट का काम 90% ये जॉब जो हो रहा है वो मुंबई में हो रहा है। उसके बाद हिंदी बेल्ट का जो काम हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में बहुत मुश्किल से ये काम 2-4-10 लोग ये काम करते हैं, वो आपको घुसने नहीं देंगे इस इंडस्ट्री में। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस जो मैंने आपको समझाया। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन आता है, सर मैं माइक कौन सा ले लूं जिससे मेरी आवाज बहुत अच्छी हो जाए। भाई माइक से आपकी आवाज अच्छी नहीं होगी, आपकी आवाज अच्छी बनेगी आपके रूम एटमॉस्फेयर से और आपकी वॉइस की क्वालिटी से। आपने ये माइक फॉर एग्जांपल के तौर पे, ये माइक जो है वो नॉयमन का TLM 103 माइक है। ये मैं वॉइस ओवर के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन अगर मैं गाना गाने के लिए कभी जाऊंगा या मैं रिकॉर्ड करूंगा तो U87 में यूज करूंगा। जो एक था मेरे पास वो चोरी हो गया, वो एक अलग बात है। अभी फिलहाल के दौर में मेरे पास में 5 से 6 माइक हैं जो कंडेंसर हैं, जिसमें रोड का भी है, नॉयमन के 3 माइक है मेरे पास में, श्योर के हैं और अलग अलग हैं। खैर, तो वो अलग अलग जगहों पे सारी चीजें इस्तेमाल होती। तो कोई एक माइक आपकी वॉइस को जस्टिस नहीं कर सकता है। किसी का हाइस यानी कि जब आप चिल्ला रहे हैं तो हो सकता है क्रैक कर जाए, किसी का लो बेस जो है वो इतना अच्छा ना हो, फिर उसके बाद में आपका जो माइक है वो किस डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है उसकी भी अपनी एक इंटेंसिटी होती है। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो तकरीबन 7 से 8 इंच ये माइक मुझसे दूर है और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है अपोलो का यूनिवर्सल ऑडियो का अपोलो ट्विन से मैंने कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद सॉफ्टवेयर में जा रहा है, सॉफ्टवेयर में जाने के बाद एडिट हो रहा है, एडिट होने के बाद में प्रीसेट इसमें लग रहे हैं, इसमें प्लगइन्स लग रहे हैं, मेरे वॉइस को एनहेंस कर रहा है। मेरी रियल वॉइस ऐसी नहीं है जैसी आप सुन रहे हैं, ये तो एडिट होके आपके पास साउंड आ रहा है। तो सिर्फ एक माइक आपका काम नहीं करेगा, आपको पूरे इसके सिचुएशन को समझना पड़ेगा, इसके सर्किल को समझना पड़ेगा और इस सर्किल में कितने ऐसे पाथ हैं जिसमें आप गुजरेंगे वहां से तो आपके साउंड एक बन के आएगा। ये सारी चीजें हो गई। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई लोग ये पूछते हैं, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद ये काम करना चाहते हैं, नहीं मौका मिल पाया था जॉब से, फैमिली से, रिश्तेदारों से या दुनिया भर की चीज़ों जो बर्डन उनके ऊपर था, लेकिन अब उस बर्डन से ये मुक्त हो चुके हैं, या बिजनेस उनके एस्टेब्लिश हो चुका है, या रिटायर हो चुके हैं, या अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, उनको थोड़ा काम टाइम मिलता है और अब वो ये काम करना चाहते हैं। लेकिन उनका क्वेश्चन होता है कि सर मैं 60 साल का हो गया हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? अरे डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं भाई। इस काम को करने के लिए आपकी एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप कौन सी चीज को कैसे समझते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरी एज तो निकल गई, ये कुछ सरकारी नौकरी थोड़ी है, ये तो एक आर्ट है। A.K. हंगल साहब आखिरी मरते दम तक फिल्म करके गए, ठीक है ना। इरफान खान साहब आखिरी, वो तो खैर जल्दी चले गए, खुदा को प्यारे हो गए वो, लेकिन वो आखिरी दम तक उन्होंने फिल्म की और उनकी इंतकाल के बाद, उनकी मौत के बाद उनकी फिल्म आई थी, है ना, अंग्रेजी मीडियम आई थिंक आई थी, ऋषि कपूर साहब की, कई ऐसी सारी चीजें। तो एज इज नॉट अ मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है ना। आप बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास में, समझ होनी चाहिए आपके पास में। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है, अहम है, इसके ऊपर मैंने कई दिन से रिसर्च किया, सारी चीजें की। सर मैं शुरुआत कैसे करूं? मैं काम करना चाहता हूँ, डेडिकेशन मेरे पास में है, इक्विपमेंट खरीदने के लिए मेरे पास में, मतलब जो फाइनेंस है मैं वो भी मेरे पास में, पेशेंस भी मेरे पास में, मैं कैसे काम की शुरुआत करूँ? तो देखिए वही बात, क्या आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है, क्या आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है? अगर आप मुंबई जा सकते हैं तो डबिंग आर्टिस्ट का काम करिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन आप क्लासेस भी ले लेंगे, सेशंस भी ले लेंगे, बड़े से बड़े आर्टिस्ट के पास जाके आप इस काम को सीखने के लिए बड़े डेडिकेटेड होके सारे काम करेंगे, लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ये काम नहीं आने वाला है। ये काम वक्त के साथ आएगा। अगर आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है तो आपको इसकी टेक्निक को समझना पड़ेगा बनिस्बत अपने साउंड की क्वालिटी से ज्यादा। साउंड एक ऐसा सब्जेक्ट है, आवाज एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बनते बनते बनती है, ये 1-2 दिन में नहीं बन पाएगी। हो सकता है कि आपकी जो पिच हो, जब आप बोलते हो तो आप, हो सकता है मैं ऐसे बात करता हूं, सर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, एक ये, सर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, सर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। ये देखिए तीनों पिचेस अलग अलग है। अब क्या होगा कि कोई कैरेक्टर है जो
सॉरी डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। अब कोई कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत लो दबे साउंड में बोलता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है तुमने जो बात कही हो मैं समझ गया, लेकिन हर बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है तुमने जो बात कही मैं समझ गया, लेकिन हर बार मुझे बात बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं और तुम्हारी उन सारी बातों को समझता हूं, लेकिन तुम्हें बात शायद समझ में ना आए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। और वहीं पे हो सकता है आपका पिच कुछ और हो, और ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है, ठीक है ना। ये सिर्फ वक्त के साथ चीजें आती हैं। अब मेरे भी बैचेस हैं, वो लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि अब मैं खुद एक ट्रेनर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं पिछले 18-20 साल से ही काम कर रहा हूं, तो मुझे स्टूडेंट्स की बात समझ में आती है। और 90% सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि मैं उनको बोल देता हूं कि भाई आप ये काम मत करो, आपसे काम नहीं होगा, आप कुछ और कर दो ये जाके। जरूरी नहीं है कि आप अपने इस करियर की शुरुआत वॉइस से ही करें। आप राइटर बन सकते हैं, आप साउंड क्रिएट कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिस्ट बन सकते हैं, आप ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, ट्रांसकोडिंग आप कर सकते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप वॉइस पर आएंगे, तब आपको इस बात के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ ये काम ऐसे करना। अब आप पहले दिन से ही सोचिए कि आपकी वॉइस कहीं कोलगेट आपसे ले ले, या पहली चीज तो मैं पता, कंपनी कभी भी वॉइस आर्टिस्ट तय नहीं करती है। या तो आपकी आवाज इतनी रिकग्नाइज्ड हो, जैसे विजय राज जी हैं, उनकी वॉइस स्प्राइट में इसलिए ली गई, मैं वहां पे था, स्प्राइट में इसलिए ली गई क्योंकि उनकी वॉइस रिकग्नाइज्ड है, उनकी आवाज को लोग पहचानते हैं। आपकी कहां पहचानते हैं? तो अब आप शुरुआत कैसे करें मैं आपको बता देता हूं। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से अक्टूबर से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और बिल्कुल अक्टूबर फर्स्ट वीक से, जिसके लिए आपको इनरोलमेंट अगर कराना हो तो आज से भी आप लोग इनरोलमेंट करा सकते हैं। और अलग अलग वेज हैं, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। मेरे जो नया बैचेस, जो आपने पूछा ना कि शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो शुरुआत मैंने आपको बात बताई, आप किसी के पास भी जाके कर सकते हैं, मेरे पास भी जाके कर सकते हैं, इवन आप थिएटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोला कि आप मेरे पास आने से पहले थिएटर जाइए, रंगमंच जाइए, क्योंकि वहां पे आपकी भाषा को, आपकी जबान को एक नई आकृति मिलेगी। आकृति इन द सेंस एक शेप मिलेगा। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको सीखना पड़ता है ना चीजों को, आपको समझना पड़ता है ना चीजों को। वैसे ये काम भी है, आप सीखिए, बिल्कुल सीखिए, कहीं से भी सीखिए। दिल्ली में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, मैं लखनऊ में, आप ऑफलाइन आके मुझसे सीखना चाहते हैं, आप ऑनलाइन मुझसे सीखना चाहते हैं, आप शुरुआत करना चाहते हैं और आप बैठे हुए हैं मेघालय में फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, या त्रिपुरा में, या केरल में, या कर्नाटका में, आप नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो आप मेरे पास ऑनलाइन भी काम इस चीज़ को शुरू कर सकते हो। अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। उसकी डिटेल के लिए आपको अपना नेम, एज, सिटी और सब्जेक्ट में अक्टूबर सेशंस लिख के आपको टाइप करना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल भेज दूंगा कि आप किस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं। अब की बार जो ये बैच हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, मेरा बिगनर बैचेस हो रहे थे, ठीक है ना। अब की बार जो हो रहे हैं वो पहले 5 सेशंस होते थे, अब की बार 8 सेशन होंगे, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड कर रहा हूँ। उस टेक्नोलॉजी को भी आप लोग बहुत, ये समझ लीजिए, बिगनर से एक स्टेप आगे है। तो जितने भी स्टूडेंट वो थे जो ऑलरेडी मुझसे बिगनर बैचेस में जुड़ चुके थे और वो किसी तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज में इनरोलमेंट नहीं करा पाए थे या नहीं हो पाया था, उनके पास टाइम नहीं था, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे, ये 8 से 10 सेशंस के, ये 2 से 3 घंटे के सेशंस होंगे। और इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है, दोबारा से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेक्निकल बेस ज्यादा होंगे, इसमें आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट से रिलेटेड आपको चीजें सिखाई जाएंगी। डबिंग का काम मैं नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि डबिंग का काम करने के लिए आपको मेरे पास लखनऊ आना पड़ेगा, अगर आप एक डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। और डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या रिक्वायरमेंट है। अभी एक सवाल और, सर मैं कितना कमा लूंगा इससे? तो देखिए, मैं अपना घर चला रहा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, घर है पूरा, और अच्छा खासा खर्च है। पूरा स्टूडियो हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में कोई ना कोई अपडेट, इवन मैं यूं कहूं कि 6 महीने में तो कोई ना कोई अपडेट हो ही जाता है। कोई नया माइक, कोई साउंड कार्ड, कोई प्रीसेट, कोई प्लग इन, कोई बुक, कोई वॉल, या कुछ भी ऐसा होता है वो हो ही जाता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, आप अपना घर चला सकते हैं। आपको मैं बात बताऊं, आपको मैं वो सिखाने वाला हूं
कि आपको अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे में अगर आप एक रेडियस खींच देंगे तो आपको वहां से काम आप लोग ले सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं इस काम को लेके। अब वो सीखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तभी मैंने इसके 8 से 10 सेशंस रखे हैं। आप बिजनेस कर सकते हैं और आप 50, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, आपको मैं लाखों रुपए की बात नहीं करता हूँ आपसे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होगा कि आप 50,000 रुपये महीना तो आप कमा सकते हैं अगर आपने इस बिजनेस को समझ लिया, जो कि मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपने सर मुंबई का रास्ता क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुझे इतना काम मिलने लगा है, मैंने अपना एक जाल इस तरीके से बिछा रखा है हर तरफ कि मुझे मेरे जो क्लाइंट है जो मुझे 2,500, 3,000, 4,000 रुपए दे के जाते हैं। आपको लगता होगा सर 2,500, 3,000, और वो 6 महीने में एक बार या साल में एक बार तो दे ही देते। अब आपको लगता होगा कि सर 2,500, 3,000 रुपए साल में एक बार क्या खर्च निकलेगा, लेकिन 100 लोग अगर मुझे 4,000 रुपए दें, 200 लोग मुझे अगर 4,000 रुपए दें, 150 लोग मुझे अगर 4,000 रुपए दें, तो ये अमाउंट जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको किस जरिए पर आना पड़ेगा, कहां पर आना पड़ेगा, इसके लिए आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। फिलहाल ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए। अगली दफा कोई और टॉपिक मिलेगा तो वहां पर भी मैं आपको लेके जाऊंगा। कोई इन इक्विपमेंट के पीछे मत जाइएगा, कोई माइक्रोफोन के पीछे मत जाइएगा। ये तो मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरे पास अदर के क्लाइंट आते हैं जिनको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करानी होती है और वो उनको एक अच्छे माइक की, एक अच्छे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, और मेरा भी कुछ पागलपना है। वरना तो मैं सारे काम नीचे बैठ के, अपना जो मेरा नीचे एक डेस्क स्टूडियो है वहाँ से मैं सारे काम करता हूँ। डेस्क एडिटिंग सेटअप है पूरा, और मेरे पीछे प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, मैं वहाँ से सारे काम करता हूँ। वहाँ पर भी माइक्रोफोन लगा हुआ है, इससे थोड़ा लो कैटेगरी का लगा हुआ है, लेकिन साउंड क्या ज़बरदस्त आता है, ये भी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ ने एक चैनल स्टार्ट किया है फूड रिलेटेड, वो घर पे खाने वाने बनाती है। अगर आपको फूड से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके आप प्लीज़ जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप वीडियोस देखिएगा। अगर आपको अच्छे लगते हो, मेरी वाइफ को भी कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अभी उसके 322, 323 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप प्लीज़ जाइए, उन वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बैचेस होंगे ये बिगनर से एक लेवल ऊपर होंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी और बिजनेस से रिलेटेड आप पैसे कैसे कमा सकते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। तो जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नए स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अगली दफा किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।